हेलो फ्रेंड्स, ये आज हमारा इंडियन पॉलिटी का दूसरा वीडियो है और हम इसको 30 वीडियो में लगभग इंडियन पॉलिटी को पूरा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है 1813 का राजलेख। इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई। अब हमारा चार्टर एक्ट शुरू होता है। जो हमारे 4 चार्टर एक्ट है, उसमें पहला चार्टर एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें देखते हैं तो इसके द्वारा कंपनी के चीन से भी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य चौथे सदस्य के रूप में जिनका नाम है लॉर्ड मैकाले शामिल किया गया। इसके तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया तथा 1843 ईस्वी में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। राजलेख की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म, स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया। 1853 का राजलेख, इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन आ गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना गया, जो कि भारत के ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही आदेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। नोट: 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा एक सीमित एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का, सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार इसी अधिनियम द्वारा मिला। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मॉर्ले राजस्व सचिव थे। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका शक्ति से परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। नोट: सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसके सांप्रदायिकता को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है।
1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मॉन्टेगू भारत के राजस्व सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत के राजस्व वायसराय थे। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनल कर्टिस थे। प्रांतीय विषयों को 2 भागों हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि, कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूनानियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया।